गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिया। काफ़ी सारे क्वेश्चंस का 35 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं जो कि हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स के बाद डिस्कस करेंगे उसको, क्योंकि उनमें उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए उसको हम लोग अवॉइड कर रखे हैं अभी। ठीक है, लास्ट में उसका डिस्कशन हम लोग रखेंगे वो टॉपिक के पढ़ने के बाद। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है nth रूट ऑफ यूनिटी, इसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन इसका किया जाएगा। एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को आप नोट करिएगा जो भी हम बताएंगे। ठीक है, केवल हम लोग सेकंड या स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इतने तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। हम लोग को फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी, एट्थ रूट ऑफ यूनिटी, इन सब का बारीकी से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे कि जब nth रूट ऑफ यूनिटी का केस बनेगा तब क्या होने वाला। ठीक है, तो इन सब से बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते आए हैं, हमेशा से बन रहे हैं। तो एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिहाज से भी और एडवांस के भी लिहाज से। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, nth रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब सिंपल समझिए। आप स्क्वायर रूट जानते हैं, क्यूब रूट भी जानते हैं, फोर्थ रूट भी जानते हैं। कैसे? मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है या कोई भी नंबर है, उसका स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 2th रूट। रूट का मतलब ही है उसका अंडर रूट लग रहा। अब उसके बाद आप यहाँ पे 2th रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, अगर ये सब आप लगा रहे हैं, इसका मतलब उस नंबर की पावर 1/2, उस नंबर की पावर 1/3, उस नंबर की पावर 1/4, यही केस तो हो रहा है। इतना चीज़ आपको समझ में आ रही? अगर स्क्वायर रूट है, मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि 3 का स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1/2। आप बोल रहे हैं -5 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या? -5 की पावर 1/2। इसका मतलब तो यही होता है। अब आप अगर क्यूब रूट बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं -7 का क्यूब रूट, क्या होगा? -7 की पावर 1/3। तो क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, फोर्थ रूट का मतलब पावर 1/4। अब अगर आपके पास स्क्वायर रूट है, कोई भी एक नंबर आपके पास है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, वो कोई रियल नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। तो जो ये यूनिटी है, नॉर्मली 1 एक रियल नंबर है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में अगर देख रहे हो, तुम कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात करोगे तो 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ इमेजरी वैल्यू इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ पे आप 1 की पावर 1/2 करेंगे तो 1 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जैसा ट्रीट करेंगे आप। ठीक है, 1 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ट्रीट करेंगे। और हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर, अगर कोई एक रेशनल नंबर होता है, डी मोवियर थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आपको पता हो तो आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। उसके 2 स्टेटमेंट होते हैं। आप एक किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख रहे हैं cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसकी पावर जब आप n लगाते हैं, जहाँ पे n अगर एक इंटीजर है तो cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा मिल जाता है, और ये एक यूनिक वैल्यू होती है, इतना तो हमको पता। लेकिन अगर वो n एक रेशनल नंबर हो जाए जो कि इंटीजर नहीं होगा, तब cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा वो उस एक्सप्रेशन की कई सारी वैल्यूज में से एक वैल्यू होता है, यूनिक वैल्यू नहीं है। अब वो कई सारी वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? p/q, क्या p/q का फॉर्म है अगर पावर में, तो q नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। अभी ये सब कुछ थोड़ा हवाई लग रहा होगा ना, कि हवा में उड़ जा रहा है सब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इस सबको अगर जब लिखेंगे आप समझ जाएंगे आसानी से। अभी के लिए अगर आप पिछला लेक्चर्स नहीं देख चुके हैं तो इसको देखने में आपको थोड़ा डिफिकल्टी आएगा, तो बेहतर आप वो देख लीजिए। कौन सा? डी मोवियर थ्योरम के जो 3 लेक्चर हैं। शुरू के 2 लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट की बात किए हैं, उसके बाद तीसरे लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। तो वो लेक्चर पहले आप प्रीफर कर लिए, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस लेक्चर पे आइएगा, तब आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली इस पर देखने जाएंगे तो समझ में तो आएगा, लेकिन आपको कहीं लगेगा कुछ हाई लेवल की बात कर दे रहे हैं। अगर वो डी मोवियर थ्योरम आपको क्लियर है, दोनों कॉन्सेप्ट उसके अगर क्लियर है बेसिक से, तो आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आने वाला। क्लियर? तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब, बेसिक ये टॉपिक जो इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब है सेकेंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट। इसी प्रकार से n की वैल्यू आप 2 डालिए, 3 डालिए, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 1 डालने का कोई सेंस ही नहीं है ना। 1 की पावर 1 आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 4 की पावर 1th रूट बोले, 4 की पावर 1/1 ही तो वही तो नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हम लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ऐसे ही nth रूट की बात कर सकते हैं। तो हम लोग nth रूट का डिस्कशन 2-3 लेक्चर के बाद करेंगे, जब हम लोग डिटेल में सब चीज़ समझ चुके होंगे कि
किस टाइप का पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है रूट्स में, किस टाइप का हम लोग का उसका बिहेवियर देखने को मिल रहा है रूट का ना। तो ये सब डिस्कशन करने के बाद हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी को कंक्लूड करेंगे। अभी हम लोग का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा बेसिक सा, अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी बनेगा। अब ये यूनिटी का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं हम लोग, सबसे बेसिक है वन नंबर सबसे बेसिक है, इसका डिस्कशन अगर हम लोग कर लेंगे तो इसी डिस्कशन से के आधार पर हम लोग और सब चीज़ का भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यूनिटी का आपको समझ में आ जाएगा तो आप उसके बाद कोई भी नंबर वहाँ पे रखें, कोई भी मान लीजिए यूनिटी का आप कर लिए तो -4, 8, 16 ना, तो कोई भी नंबर उसके बारे में आप डिस्कशन समझ सकते हैं। इसलिए सबसे बेसिक सा यूनिटी है, और इसी में जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते आए हैं, हमेशा ही पूछे जाते रहे। तो वो टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये यूनिटी लेने का पर्पज़ यही है कि सबसे बेसिक सा होता है, और जो इसका जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है उससे जो चीज़ें निकल के आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, उन सब का डिस्कशन हम लोग देखेंगे, आप परेशान मत होइए। हम लोग का सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे होने वाला, क्या होने वाला, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का डिस्कशन हम लोग को करना। जब n की वैल्यू 2 होगी तो केस क्या बनेगा, देखिए है तो बहुत सिंपल सी चीज़ें, लेकिन अगर डिस्कशन इसका हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी एकदम क्लियर रहेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा जल्दीबाजी में क्या लेंगे, डायरेक्ट क्यूब रूट बताने लगे और डायरेक्ट nth रूट का कंक्लूजन बता देंगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको क्लियर ही नहीं समझ आएगा हो क्या रहा है एक्चुअल में। अगर हम nth रूट का कंक्लूजन अभी बता देंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। इसलिए हम लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब कुछ देख लेंगे, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे nth रूट को। आप समझिए स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब बेसिकली है क्या, इसका मतलब ये है आपको 1 का सेकेंड रूट निकालना। इसका मतलब क्या होता है, 1 की पावर 1/2। कोई भी नंबर आपका है उसकी अगर आप nth रूट उसका बोल रहे हैं, आपके पास मान लीजिए एक नंबर है जो कि है x, तो x का nth रूट क्या होगा, x की पावर 1/n। तो उसका जो सेकंड रूट होगा उसी सेकंड रूट को स्क्वायर रूट बोलते हैं, और जो उसका थर्ड रूट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूब रूट बोलते हैं। तो उसकी पावर 1/2, उसकी पावर नंबर की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट, उसकी पावर 1/4 यानी फोर्थ रूट। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट की बात करनी, इसका मतलब n की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है, n की वैल्यू 2 है, और हमको देखना 1 की पावर 1/2 इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसी चीज़ का डिस्कशन हम लोग को करना। इसको आप 1 की पावर 1/2 लिख रहे हैं, इसका एक और तरीका होता है इसको डिनोट करने का, इस प्रकार से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं, अंडर रूट। ये बेसिकली सबको पता होता है ना, ये भी आपको पता ही होगा 1 की पावर 1/2, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे भी आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, और हमको इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, और कितनी वैल्यूज़ होंगी ये सब का डिस्कशन हम लोग को देखना। जब हम लोग केवल रियल की बात करते हैं, वहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स का टच नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि अंडर रूट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देता है। तो अगर हम 1 का अंडर रूट बोल रहे हैं तो 1 ही बोल सकते हैं, -1 नहीं बोल सकते। लेकिन कॉम्प्लेक्स के केस में ऐसा होता है कि -1 वैल्यू भी ले सकता है, और क्यों होता है सबका डिस्कशन हम लोग किए हुए हैं स्टार्टिंग लेक्चर्स में। ठीक है, जहाँ हम लोग देखे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जिसमें आयोटा एक टर्म आता है, आयोटा ही स्टार्टिंग पॉइंट ही इस चैप्टर का एक ऐसे एजम्पशन से हो रहा है जो कि एजम्पशन और मैथ के और चैप्टर्स में हम लोग यूज नहीं करते जनरली। अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव आना और हर जगह पे कंसिडरेबल नहीं होता, लेकिन इस चैप्टर में कंसिडरेबल है, और उसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं 1 की पावर 1/2 अगर हमको निकालना है, और इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है ये डिस्कशन हम लोग को करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक, क्या कर सकते हैं, इसका डिस्कशन हम लोग को करना है। अब समझिए, आपको अगर डी मोवियर थ्योरम आता होगा, आप डी मोवियर का लेक्चर देख चुके हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आने वाला। अगर नहीं देखें आपको दिक्कत होगा। अगर आपको डी मोवियर थ्योरम आता है, आप देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर उसकी पावर आप n करते हैं, अगर n एक रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर यानी p/q फॉर्म का होगा, और ऐसा रेशनल नंबर जो कि इंटीजर नहीं होगा। अगर इंटीजर हो जाएगा तो डी मोवियर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, उसमें एक यूनिक वैल्यू मिलेगी cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब n हमारा एक रेशनल नंबर होगा जो कि इंटीजर नहीं है, उस केस में हमारे q नंबर ऑफ वैल्यूज़ मिलती हैं
इस एक्सप्रेशन की, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, उसकी पावर अगर आप p बाई क्यू कर रहे हैं तो क्यू नंबर ऑफ वैल्यूज मिलती है। इसका डिस्कशन हम लोग किए हुए हैं। यहाँ पे कोई ऐसा ना समझे कि हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि क्यू नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं, क्यों होते हैं, इन सब का डिस्कशन वहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। 2-3 अप्रोच से देखे थे कि किस प्रकार से क्यू वैल्यूज होती हैं, सबका डिस्कशन हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पे आप देख लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेटर है आप उसको देख के तब यहाँ पे आइएगा। अब 1 की पावर 1/2 आपको फाइंड आउट करना है। अब इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखिए 1 की पावर है 1/2, लेट मान लीजिए 1 की पावर 1/2 क्या एक जेड है। चूंकि ये क्या है, 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा मत समझिए रियल नंबर तो है ही, बट हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं तो 1 को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर दर्शाएंगे तो यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ इमेजिनरी वैल्यू इक्वल्स टू 0। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसके में इमेजिनरी पार्ट होगा ही होगा, ये कहना गलत है। जितने भी रियल नंबर है सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है एक्चुअल में। तो ये है क्या, इसको आप ऐसा समझिए, क्या लिखा हुआ 1 प्लस आयोटा 0 की पावर 1/2, यही है। इसका इमेजिनरी वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू जेड हम मान रहे हैं कि 1 की पावर 1/2 करने पे जेड मिलेगा, और वही जेड की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना, यही हमारा मेन मोटिव है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट अगर हम कर रहे हैं किसी नंबर का तो हमको क्या क्या वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, यही अपना मेन कंसर्न है इस समय। ठीक है, अब जेड की अगर हम वैल्यूज़ निकाल लें और कितनी वैल्यूज़ होंगी, ये डिस्कशन हम लोग किए हुए हैं, ध्यान से समझिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको देखिए आप, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी पावर आप कर रहे हैं p/q इन द सेंस 1/2 है। अब समझिए, तो q की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 नंबर ऑफ इसके सॉल्यूशन आने वाले हैं, ये आप समझिए इस चीज़ को। उसी प्रकार से अगर आपका क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो या nth रूट हो, अगर पावर में 1/n रहेगा तो n रूट आएंगे, n डिफरेंट रूट आने वाले हैं। तो nth रूट के डिस्कशन में हम लोग देखेंगे। अभी आप स्क्वायर रूट को देखिए, कोई भी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसकी पावर आप 1/2 कर रहे हैं तो 2 रूट मिलेंगे उसके। ठीक है, और इसका डिस्कशन हम लोग किए हुए हैं, क्योंकि आप समझिए कि किस प्रकार से हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। एक बार उसका टच हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, लेकिन जितना डिटेल में वहाँ हुआ था उतना डिटेल में यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे बस बेसिक सा टच लेंगे। ठीक है, देखिए 1 की पावर 1/2 आपको जेड दे रखा है और आपको जेड की वैल्यूज़ निकालनी है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए आपके पास एक अप्रोच है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, जेड का मान फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, जेड का मान फाइंड आउट कर लीजिए। पहला अप्रोच आपके पास यही है, आप क्या लिख देंगे, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो आप क्या बोल देंगे, जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको बोल सकते हैं और इसमें कोई गलती की बात नहीं है, ये तरीका आपका सही है। आप -1 भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। डी मोवेर थ्योरम यही बताता है, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी पावर आप p/q कर रहे हैं तो q नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल हैं उसकी। यहाँ पे आप पावर में 1/2 कर रहे हैं तो 2 नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल हैं। केवल एक वैल्यू नहीं पॉसिबल होगा कि अगर 1 का अंडर रूट ले रहे हैं तो 1 ही मिलेगा, वो रियल के कॉम्प्लेक्स के अलावा अगर कहीं और बात करने वाले हैं आप, तब आप 1 के अंडर रूट को -1 कंसीडर नहीं कर सकते। आप अंडर रूट को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हुए चलेंगे, अंडर रूट के अंदर भी आप हमेशा एक पॉजिटिव नंबर कंसीडर करके चलेंगे। लेकिन इस चैप्टर में दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। आप अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव भी रख सकते हैं, आपके अंडर रूट का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव का मतलब है, समझिए -1 आ रहा है तो इसको नेगेटिव बोलना रियल के केस में सही है, लेकिन यहाँ पे -1 प्लस आयोटा 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ इमेजरी वैल्यूज इक्वल्स टू 0 विथ रियल वैल्यूज इक्वल्स टू -1। इसका डिस्कशन हम लोग किए हुए हैं, समझिए। इतना पॉइंट आपको समझना है, आपके पास ये तरीका है निकालने का, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इस अप्रोच से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अप्रोच कौन सा है, सिंपल सा मैथमेटिकल अप्रोच है। आप दोनों साइड स्क्वायर कीजिए और जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, जेड का वैल्यू आपको +-1 मिला, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड अप्रोच देखिए क्या हो सकता है आपके पास। सेकेंड अप्रोच ये हो सकता है कि जो डी मोवेर थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं उसका यूज हम लोग यहाँ पे कैसे करने वाले हैं। डी मोवेर थ्योरम क्या कहता था, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप उसको उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या उसके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, पोलर फॉर्म या
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म दोनों सेम ही होता है। अगर इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दे रहे हैं और उसकी पावर आपको पी अपॉन क्यू करना है तो आपको क्यू नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेंगी, इतना हमको पता है। अब देखिए 1 है तो 1 को हम लोग किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, कॉस ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन 0, यही तो है। इसका मतलब यही है ना, कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री, इसकी पावर क्या है 1/2 इज इक्वल्स टू आपको जेड मानना। इसमें कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं होना चाहिए। और ये एकदम डी मोवियर थ्योरम से आप सोचिए कि ये हमारा डिजायर्ड फॉर्म है। अब इसकी पावर में पी अपॉन क्यू दिख रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी क्यू नंबर ऑफ वैल्यूज आएगी तो हम इसको 0 डिग्री ही नहीं रखेंगे, 0+2 के पाई रखेंगे। 0+2 के पाई हम लोग तब भी रख सकते हैं जब पावर में एक इंटीजर नंबर होगा। अगर पावर में इंटीजर नंबर है तो 0+2 के पाई करने पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिंपली कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप 0+2 के पाई करेंगे और ये पावर में 1/2 है, इसकी वजह से आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी। ये डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा 0+2 के पाई। इसको आप समझिए 0+2 के पाई क्यों लिख रहे हैं हम लोग, इसलिए लिख रहे हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्ग्यूमेंट का वैल्यू 0 है, क्योंकि 1 कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे आएगा। 1 यूनिट का इसका लेंथ रहेगा, 1,0 निर्देशांक रहेगा इसके पॉइंट का, ठीक है। 1 प्लस आयोटा 0 इसका नोटेशन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। 0+2 के पाई लिखने का मतलब ये है, अगर 0 डिग्री या 0 रेडियन दोनों सेम ही होता, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है तो 0+2 के पाई भी उसका आर्ग्यूमेंट होगा, ये हम जानते हैं। इसलिए हम इन जनरल आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं और के की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इस जेड की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। इस के की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए जेड की हमको अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट होंगी। ये डिस्कशन हम लोग समझते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए अगर आप के को आप 0 डालते हैं तो क्या आपको क्या मिलने वाला, के को पुट कर दीजिए 0 सिंपली, तो आपको जेड क्या मिलेगा, ई की पावर आयोटा 0 यानी 1 की पावर 1/2। अब देखिए जब आप ई की पावर आयोटा क्या कर दिए 0+2 के पाई, के को आप सिंपली 0 पुट कर दिए, आप 1/2 को अंदर में ले आ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा 0+2 के पाई 1 × 2 क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा 0 प्लस का मतलब कुछ नहीं, ई की पावर आयोटा और के पाई, के को आप क्या डाल देंगे 0, क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा 0 कॉस ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन 0, यानी जेड की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 1। इसमें कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं है। सिंपली आप के को 0 पुट करिए, पावर में ई की पावर आयोटा के पाई है, और के को आप 0 पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू 1 मिलेगी। आप के को पुट करिए 1, क्या होने वाला, हम लोग ये देख चुके हैं कि 0 पुट करना, 1 पुट करना, 2 पुट करना, 3 पुट करना, यही सीक्वेंस हम लोग को फॉलो करना। आप नेगेटिव में पुट करेंगे तो वो वैल्यू किसी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो आप नेगेटिव को इग्नोर कर सकते हैं, सिंपली पॉजिटिव का वैल्यू पुट करिए। 1 पुट करेंगे आपको क्या मिलेगा, ई की पावर आयोटा, के को आप 1 पुट कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ई की पावर आयोटा पाई, जेड क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा पाई यानी कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई यानी -1, तो आपको जेड की वैल्यू क्या मिल रही है -1। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ से भी आप जेड की वैल्यू +-1 फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ आप समझ रहे हैं, ये आपके फर्स्ट मेथड है और आपका ये सेकंड मेथड है। ये अप्रोच आप समझिए। पहला अप्रोच जो था सिंपली दोनों साइड स्क्वायर करके, अभी देखिए ये सिंपल स्क्वायर रूट है तो आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं होगी, लेकिन जब हम आगे मूव करेंगे तो इसके जो कंक्लूज़न निकलने वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया, सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं किया, 1 की पावर 1/2 है, √1 लिख सकते हैं और सॉल्व करके हम लोग इस प्रकार से जेड की अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए, जेड की जो दोनों वैल्यू आई हैं उनका जो मॉड्यूलस होगा वो 1 ही होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये आप इन जनरल भी समझ सकते हैं। आप जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 रख रहे हैं, अगर दोनों साइड आप मॉड्यूलस लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का मॉड यानी 1, तो मॉड जेड का स्क्वायर अगर 1 है तो मॉड जेड को 1 ही होना पड़ेगा। अब यहाँ पे मॉड जेड -1 नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड जेड मॉड्यूलस है, ये डिस्टेंस है ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में नेगेटिव हो सकता है 1 की पावर 1/2,
लेकिन अगर मॉड जेड की पावर आप 1/2 को 1 बोल रहे हैं या मॉड जेड की स्क्वायर को आप 1 बोल रहे हैं तो मॉड जेड की वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग क्या किए, पहला अप्रोच फॉलो करिए, आप सेकंड अप्रोच फॉलो करिए। पहला अप्रोच आपको हमेशा ही आंसर नहीं देने वाला। आप जब 5th रूट पे जाएंगे या 7th रूट पे जाएंगे तो आपको डिफिकल्टी होगा। जेड की पावर 7 = 1 कैसे सॉल्व कर पाएंगे आप, इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जेड की पावर 6 सॉल्व हो जाएगा, जेड की पावर 8 सॉल्व हो जाएगा, जेड की पावर 4 भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फैक्टर बनाना आसान है। आप जेड की पावर 7 = 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, जेड की 7 वैल्यूज़ नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखिए, तो यहाँ पे तो पहला अप्रोच तो फॉलो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दूसरा अप्रोच इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपको 7 वैल्यू 8 वैल्यू जिस हिसाब से nth रूट रहेगा उस हिसाब से सारी वैल्यूज ये प्रोवाइड करेगा। आप के की अलग अलग वैल्यूज डालते जाइए, बस आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होने की नीड नहीं है। आप के की अलग अलग वैल्यूज पुट करिए, आपको अलग अलग मान हमको जेड के मिलते जाएंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। हम लोग के को 0 पुट किए, जेड का एक मान मिला, के को 1 पुट किए, जेड का दूसरा मान मिला। अब के को अगर आप 2 पुट करेंगे तो पुट करने का नीड ही नहीं है, आप पुट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हमको वैल्यूज रिपीट होने लगेंगी। अब रिपीटेशन क्यों हो रहा है इसको आप समझिए। अगर पावर में 1/2 है तो डी मोवियर थ्योरम के हिसाब से इसकी 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, और 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ गई तो आपको और चेक करने का नीड नहीं है। यानी कि आप के = 2 3 सब पुट करके देख रहे हैं, सबको पुट करने के बाद आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। पावर में अगर 2 डालेंगे आप, क्या हो जाएगा, cos ऑफ e की पावर आउटा 2 पाई, e की पावर आउटा 2 पाई यानी cos ऑफ 2 पाई प्लस आउटा साइन 2 पाई, cos ऑफ 2 पाई यानी 1, तो फिर से हमको 1 मिल जाएगा, तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यही 2 यूनिक वैल्यू हमको मिलेंगी। अब इन 2 यूनिक वैल्यूज़ को देखिए, इनको देख के हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं समझिए। ये पहला स्टेप आपको समझ में आया। पहला स्टेप नॉर्मल स्टेप है, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, और अगर 1/3 रहेगा तो क्यूब करिएगा, 1/4 रहेगा तो पावर 4 करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेप क्लियर है। उसके बाद ये जो अप्रोच है ये क्या है, ये हम लोग का डी मोवियर थ्योरम है। देखिए क्या है, डी मोवियर थ्योरम, ठीक है, पूरा शॉर्ट में लिख दिए, पूरा नहीं लिखा। तो डी मोवियर थ्योरम का भी यूज आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इससे जो हम लोग का कंक्लूजन निकला है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। जो जेड की हमको वैल्यूज़ मिली हैं वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस प्रकार से प्लॉट होने वाली हैं, उसका ओरिएंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी बेसिक स्क्वायर रूट है, हम लोग क्यूब रूट पे जाएंगे, 4th रूट पे जाएंगे, 5th रूट पे जाएंगे, तो सब रूट के डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होने वाले हैं, समझिएगा। अब 2 रूट हमको सिंपली मिले हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस प्रकार से ओरिएंटेड होंगे इसका डिस्कशन हम लोग को आगे के जो क्यूब रूट 4th रूट है उनमें काम आने वाला है। +1 वैल्यू मिला, -1 वैल्यू मिला। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या मिला, यहाँ से ये क्या है, इसको कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन, ठीक है। पहला नॉर्मल अप्रोच है सॉल्व करने का, जेड को फाइंड आउट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अप्रोच है डी मोवियर थ्योरम से फाइंड आउट करना। डी मोवियर थ्योरम के स्टेटमेंट का यूज करते हुए, डी मोवियर थ्योरम के 2 स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट का यूज करते हुए भी आप जेड की डिफरेंट वैल्यूज, के की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो थर्ड है कंक्लूजन, तो आगे के जो आप nth रूट निकालने वाले हैं वो nth रूट आप इन दोनों ही अप्रोच को सॉल्व किए बिना इस कंक्लूजन से कंक्लूड कर सकेंगे। इसलिए हम लोग हर टॉपिक के बाद, यानी हर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट के बाद हम लोग कंक्लूजन देखेंगे कि जो भी रूट हमारे निकल के आए हैं वो किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स प्लेन में ओरिएंटेड होंगे। और एक ग्राफिकल अप्रोच किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमेशा से गुड अप्रोच होती है, ये हमको पता है। ग्राफिकल अप्रोच हमेशा ही गुड अप्रोच होती है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉटिंग करें कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स प्लेन में लोकेटेड हैं, तो वो एक गुड थिंग होगा कि हम लोग कुछ एनालिसिस उसके बारे में कर सकते। तो हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पे हमको दी गई हैं। अब हमको 2 वैल्यूज़ मिली हैं, जेड की +1 एंड -1, ठीक है। ये 2 वैल्यूज़ हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। अब इन वैल्यूज़ को हमको यहाँ पे प्लॉट करना है, समझिए। एक वैल्यू है इसकी +1, वो +1 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा। एक वैल्यू है इसकी -1 जो कि यहाँ कहीं आएगी। अब इस 1 वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हैं, समझिए। इस 1 वैल्यू को लिखने का, ये 1 है तो आप इसको
सिंपली 1,0 से प्रदर्शित कर सकते हैं। 1 प्लस आयोटा 0 भी बोल सकते हैं। आप इसका 1,0 अगर बोल रहे हैं तो 1,0 इसका कार्टेशियन फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप इसका पोलर फॉर्म भी प्रदर्शित कर सकते हैं। पोलर फॉर्म किस प्रकार से होता है, r, थीटा। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली दोनों ही वैल्यू सेम है, संयोगवश दोनों वैल्यू सेम है। कि आप इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे तो 1,0 लिखेंगे, आप इसका पोलर फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r, थीटा। यानी r उसका मूल बिंदु से दूरी होता है, ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु से जो डिस्टेंस है 1 ही है। तो 1, थीटा यानी पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल वही 0 डिग्री है, तो 1,0 डिग्री आप इसको लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं। सिंपली आप 1,0 भी बोल सकते हैं, 1,0 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। 1,0 रेडियन बोल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 1 प्लस आयोटा 0 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये है -1, ये क्या है 1 है, ये -1। अभी हम सिंपली -1 और 1 बोल रहे हैं। ये पॉजिटिव रियल एक्सिस पे है तो ये बाय डिफॉल्ट है कि इसका इमेजरी वैल्यू 0 है। अगर इमेजरी वैल्यू 0 है तो 1 प्लस आयोटा 0 लिखिए, या आप सिंपली 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जैसे एक वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसका एम्पलीट्यूड होता है। उसका एम्पलीट्यूड इन द सेंस, उसका एम्पलीट्यूड मीन्स उसका एंगल, उसका स्लोप क्या होता है, ये सब मैटर करता है एक वेक्टर के लिए। उन दोनों चीज़ों से आप उस वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए आपको उसका आर्ग्यूमेंट चाहिए, या एम्पलीट्यूड की वैल्यू चाहिए, और उसके मॉडुलस की वैल्यू चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करके आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आपको मॉडुलस मिल रहा है, इसका मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मूल बिंदु से डिस्टेंस क्या है, मॉडुलस के ही बराबर होगा। और उसका आर्ग्यूमेंट अगर हम लोग को मिल रहा है तो हम एग्जैक्ट पॉइंट वो कॉम्प्लेक्स नंबर का बता सकते हैं, केवल 2 इन्फॉर्मेशन से। कौन सी, उसका मॉडुलस, उसका आर्ग्यूमेंट। ये 2 इन्फॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रदर्शित करने के लिए। तो यहाँ पे 1 पॉइंट है। अब ये 1 पॉइंट मूल बिंदु से किस डिस्टेंस पे है, ये जो डिस्टेंस है 1 है, और सेम नेगेटिव साइड में है। ये है मूल बिंदु, ये है हमारा फर्स्ट रूट, और ये हमारा सेकंड रूट। तो जेड की वैल्यूज, 2 वैल्यूज आई, 1 की पावर आप 1/2 की है, इसका वैल्यू आप जेड बोले, और जेड की आप 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं सॉल्व करके। एक वैल्यू +1 है, एक वैल्यू -1 है। तो ये जितना ही सिंपल दिख रहा है ना, उतना ही गूढ़ है। गूढ़ मतलब आपको इससे जो कंक्लूजन निकलने वाले हैं ये आगे काम देंगे। ये कंक्लूजन हम लोग इसलिए इसको सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि आप आगे दिक्कत ना फील करें। 1 वैल्यू आया, -1 वैल्यू आया, तो इन सब से कोई दिक्कत नहीं। हम बोल दिए कि 1 की पावर 1/2 के 2 वैल्यूज़ हैं, 1 एंड -1। ये तो सिंपल है, तो आपको यहीं से डायरेक्टली दिख गया था। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन ये निकलेंगे। आपका एक रियल वैल्यू आया 1, ये रियल वैल्यू 1 आपकी हमेशा ही मिलने वाली है। आप क्यूब रूट निकालेंगे तो भी निकलेगा, हम लोग आगे देख रहे हैं अभी। 4th रूट निकालेंगे तो भी आपको एक वैल्यू 1 तो मिलेगा ही मिलेगा। आप 5th रूट निकालेंगे तो भी आपको एक वैल्यू 1 तो रियल वैल्यू मिलने ही वाला है। ऐसे ही आप nth रूट निकालेंगे तो भी आपको एक 1 वैल्यू रियल का मिलने ही वाला है। और उसके बाद की वैल्यूज डिपेंड करेंगी कि आपका n का वैल्यू क्या है। आप n का वैल्यू 2 है तो -1 मिल गया, आपका n का वैल्यू 3 होगा तो उसी प्रकार से 2 डिफरेंट वैल्यूज और मिल जाएंगी। और वो जो 2 डिफरेंट वैल्यूज या 3 डिफरेंट वैल्यूज या 1 डिफरेंट वैल्यू जो मिल रही हैं वो किस प्रकार से रिलेटेड होंगी, ये डिस्कशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 2 रूट है, सिंपली 2 रूट है, एक 1 है, एक -1 है। और 1 का जो लाइन है वो ये है, 1 का लाइन जो है वो ये मूल बिंदु से 1 डिस्टेंस पे हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसी से इस कॉम्प्लेक्स नंबर से 180 डिग्री आप जस्ट शिफ्ट कर जाइए। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे देखिए, सिंपली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए, कितना लेंथ है इसका, 1 लेंथ है, ठीक है। देखिए 1 है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसको 180 डिग्री घुमा दीजिए, आपको दूसरा मिल जा रहा है। तो सिंपली आपके पास एक वैल्यू 1 है और ये हमेशा ही आने वाला है। आप क्यूब रूट निकालिए, 4th रूट निकालिए, सब हम लोग निकाल के देखेंगे। देखिए यह इससे 180 डिग्री घूमने पे आपको दूसरा मिल जा रहा है। ऐसे ही जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो कुछ और एंगल घूमना पड़ेगा हमको, फाइंड आउट कर लेंगे। आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर से 180 डिग्री घूमे, आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर से आप 180 डिग्री और घूमे, फिर ये मिल गया। इसका मतलब ये कंक्लूजन आप समझिए, आपके पास एक रूट है, इस रूट से आप 180 डिग्री घूम रहे हैं, दूसरा रूट मिल रहा है,
दूसरे रूट से 180 डिग्री घूम रहे हैं, आपको तीसरा रूट मिल रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन समझिए कि कितना एंगल है, 180 डिग्री। किसके बिटवीन? ये वाली ओपी लाइन और ये वाली ओपी लाइन। ओपी लाइन मतलब पी ए पॉइंट का निर्देशांक हो, एक कोई दिक्कत नहीं। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या किए हैं, 180 डिग्री घुमा दिए। तो एक रूट को आप 180 डिग्री घुमा रहे हैं, दूसरा रूट आपको मिल जा रहा है। ये कंक्लूजन आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, और ये कंक्लूजन होता कैसे, ध्यान से समझिए। आपके पास पूरा एंगल घूमने के लिए कितना है, 360 डिग्री। और इस 360 डिग्री में आपको 2 रूट्स लोकेट करने थे। आप एक रूट यहाँ पे लोकेट किए, अब एक रूट यहाँ पे लोकेट किया, कोई दिक्कत नहीं। तो 360 डिग्री 2 एंगल में डिवाइड हो गया, एक एंगल ये, एक एंगल ये। कोई दिक्कत की बात इसमें है क्या? नहीं है। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। ये 180 डिग्री से गया और फिर से 180 डिग्री आप घूम जाएंगे, फिर यहीं पे आ जाएंगे। तो जो कंक्लूजन लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, 360 डिग्री डिवाइड हो गया 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में, एक ये है, एक ये। यहाँ पे आपको सिमेट्रिसिटी मिलने वाली है। आप कोई भी nth रूट निकालेंगे, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कोई भी निकालेंगे, आपको पहले रूट के दूसरे रूट के बीच में जो एंगल आएगा, वही सेम एंगल दूसरे रूट से तीसरे रूट के बीच में भी आएगा। ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं, अभी परेशान मत होइए आप। सिंपली 2 रूट मिला, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 1 है और -1 है, दोनों ही 180 डिग्री पे हैं। सिंपली आप बोल सकते हैं। तो जो 360 डिग्री था पूरा, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 1 से आप 180 डिग्री घूम के गए, दूसरा मिला, अब फिर दूसरे से 180 डिग्री घूम के आपको पहला मिल गया। 360/2 यानी 180 डिग्री में डिवाइड हो गया, 180 डिग्री 180 डिग्री में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मूल बिंदु पर रखते हुए समझिए, यहाँ से 1 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, 180 डिग्री घूम के हमको दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। यहाँ से फिर 180 डिग्री घूम के आपको तीसरा, यही पहला कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से मिल जाएगा। तो ये डिस्कशन आपको समझ में आया। 360 डिग्री का एंगल है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत की बात यहाँ से नहीं है। तो पहला अप्रोच, दूसरा अप्रोच डी मोवेर थ्योरम था। कंक्लूजन में आप ये बोल सकते हैं कि 360 डिग्री 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये कंक्लूजन है। और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, ये आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप समझिए, जब से ई की पावर आयोटा समथिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ई की पावर आयोटा समथिंग का मॉडुलस हमेशा ही 1 होता है कि नहीं? ई की पावर आयोटा थीटा है, यानी कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मॉडुलस तो 1 ही होगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो हमेशा ही 1 होता है। तो ई की पावर आयोटा थीटा का मॉडुलस तो 1 ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जेड का वैल्यू, जब आप जेड का मॉडुलस भी निकालेंगे तो 1 ही आपको मिलने वाला, जेड ई की पावर आयोटा पाई आ रहा है। उसी प्रकार से जेड ई की पावर आयोटा समथिंग आएगा तो मॉडुलस तो 1 ही देगा जेड का। अब जेड की जो वैल्यूज आने वाली हैं, चाहे 2 वैल्यू है, चाहे 3 वैल्यू है, चाहे 4 वैल्यू है, क्यूब रूट होगा 3 वैल्यू, फोर्थ रूट होगा 4 वैल्यू, तो ये 4 वैल्यू 5 वैल्यू जितनी वैल्यूज भी आएंगी, सबका मॉडुलस 1 होगा, यानी सबकी मूल बिंदु से दूरी जो है 1 है। अब एक और कंक्लूजन यहाँ पे मिलेगा हमको, जब सबकी दूरी मूल बिंदु से 1 ही होगी तो यह एक सर्कल पर ही लाई करेंगे। तो हम लोग nth रूट वाले में कंक्लूजन देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए, 1 है, -1 है, 360 डिग्री 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 180 डिग्री 180 डिग्री पहले कॉम्प्लेक्स नंबर या पहले रूट से हम लोग 180 डिग्री घूम के गए, हमको दूसरा रूट मिल गया, फिर दूसरे रूट से हम लोग 180 डिग्री घूम के आए तो हमको पहला रूट फिर से मिल गया। इतना पार्ट आपको क्लियर है? डन, ठीक है। अब देखिए हम लोग मूव करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इतना कंक्लूजन आपको समझ में आया ना? ये पूरा पार्ट डिस्कशन आपको समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसी पे बेस्ड आगे चीज़ें चलने वाली हैं। अब हम लोग क्या बात करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सिलेबस के हिसाब से हम लोग 5th रूट ऑफ यूनिटी, 6th रूट ऑफ यूनिटी, 7th रूट ऑफ यूनिटी, 8th रूट ऑफ यूनिटी सब देखेंगे, लेकिन वो सब उतना पार्ट में नहीं है, बट आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट इसका जो कंक्लूजन निकलता है या इसके डिस्कशन का जो पार्ट है ना, वो एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है इस सिलेबस के लिए, मेंस के एडवांस के दोनों के सिलेबस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोग को देखना है, ध्यान से समझिए। इसका मतलब है क्या, सिंपली 1 की पावर 1/3 है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, यही तो हम लोग को फाइंड आउट करना। आप इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्या 1 यहाँ पे 3 लिख देते हैं,
वहाँ पे अगर 2 लिख सकते हैं, इस जगह पे आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते थे, बट हम लोग 2 लिखते नहीं हैं। सिंपली आप इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसका मतलब रूट ऑफ 1 है, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 1 है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी प्रदर्शित इसको कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ही सेम है। इतना पॉइंट आपको समझ में आया। अब हमको क्या करना है, हमको 1 की पावर 1/3 फाइंड आउट करना। अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग देख चुके हैं, 2 अप्रोच है। तीसरे अप्रोच में कंक्लूजन होगा, और ये कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कंक्लूजन हम लोग समझेंगे तो आगे के जो और सारे रूट आने वाले हैं उनमें हम ये दोनों ही अप्रोच नहीं यूज करेंगे, हम डायरेक्टली इस कंक्लूजन से भी बता सकेंगे कि हमारे जो रूट आने वाले हैं वो सब कहाँ कहाँ होंगे। कंक्लूजन में क्या बोले, पहला रूट आया उसे 180 डिग्री, दूसरा रूट आया 180 डिग्री क्या है 360 डिग्री, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 से शिफ्टिंग हो गया, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। इतना पार्ट क्लियर है। आप सिंपली इसको देखिए, अगर आप यहाँ से समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। इसको आप देखिए, के की वैल्यू को 0 डाल रहे हैं, फिर के की वैल्यू को 1 डाल रहे हैं, के की वैल्यू को 2 डालेंगे तो आप हो क्या रहा है, ध्यान से समझिए। के की वैल्यू को 0 डालें, सिंपली आयोटा 0 मिल गया। के की वैल्यू को आप 1 डालें तो ई की पावर आयोटा, के की वैल्यू आप 1 डालें तो क्या मिल गया, आयोटा पाई। के की वैल्यू को आप 2 डालेंगे क्या मिल जाएगा, आयोटा 2 पाई। समझिए, ई की पावर आयोटा 0, ए की पावर आयोटा पाई, ए की पावर आयोटा 2 पाई, की पावर आयोटा 3 पाई। तो ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई यानी 1 -1 1 -1, इस प्रकार से वैल्यूज देता चला जाएगा। और 2 ही वैल्यू यूनिक है, इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज को कंसीडर कर लिए, उसके आगे उसकी सब वैल्यू सेम हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं। डन, ठीक है। तो 1 की पावर 1/3 है, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना। हम लोग क्या करेंगे, 1 की पावर 1/3 को मानेंगे z, दोनों साइड कराएंगे क्यूब, सो z³ = 1। अब ये z³ = 1 से आपका पहला अप्रोच निकलने वाला है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखे हुए हैं क्या, ये इस अप्रोच से भी आप z का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरा अप्रोच डी मोवियर थ्योरम होगा, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला अप्रोच आपके पास क्या है, z³ = 1। आप सिंपली इसको सॉल्व करिए, यानी z - 1 z² + z + 1 = 0। अब 1 को इधर ले गए, फिर a³ - b³ का फॉर्मूला लगा दिया। a³ - b³ का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, ये हम एज्यूम कर सकते हैं, a - b × a² + ab + b², वही होता है, वही हम लोग लिख दिए। तो यहाँ से आपको z - 1 की वैल्यू 0 मिलेगी, एंड z² + z + 1 की वैल्यू 0 मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ से z की वैल्यू है 1, एंड यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 ± b² यानी 1 - 4 × 1 × 1 4ac/2a। यहाँ से z की वैल्यू मिलेगी -1 ± देखिए 1 - 4 यानी कि -3 यानी आयोटा √3/2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग को यहाँ से, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/2 ± आयोटा √3/2। तो आपको z की 2 वैल्यूज़ यहाँ से मिल गई। अब समझिए, तो आपको z की वैल्यू क्या मिली, 1, -1/2 प्लस आयोटा √3/2 और -1/2 माइनस आयोटा √3/2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग यहाँ से z की 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिए, जो कि रिक्वायर्ड भी था कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 1/3 कर रहे हैं तो 3 वैल्यूज़ तो मिलेगी ही मिलेगी। 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ इमेजरी वैल्यूज = 0। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि उसके में इमेजरी पार्ट होगा ही होगा, वो 0 भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा 1। तो यहाँ से 3 वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर लिए, और 1 है -1/2 प्लस आयोटा √3/2, -1/2 माइनस आयोटा √3/2 है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तरीका क्लियर है आपको। सिंपली z³ = 1, z का मान हम लोग 3 वैल्यू फाइंड आउट कर लिए नॉर्मल तरीके से। अब जो दूसरा अप्रोच होने वाला है ये क्या होगा, डी मोवियर थ्योरम से। डी मोवियर थ्योरम से भी हम लोग ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को रखना पड़ेगा e की पावर आयोटा 0 + 2k पाई, इसकी पावर क्या है 1/3। अभी हम लोग इतना लिख रहे हैं, बाद में जब हम लोग कंक्लूड करने लगेंगे तब इतना लिखने का नीड नहीं पड़ेगा। ये लिखने का मतलब हम लोग समझने का ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा क्यों क्यों होता है। क्लियर? e की पावर आयोटा 0 + 2k पाई की पावर 1/3 आपको करना है। अब ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 का जो पोलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो यही होता है,
1 को आप क्या लिखेंगे, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। और 0 अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है तो 0 प्लस 2 के पाई भी उसका आर्ग्यूमेंट होगा, और 0 प्लस 2 के पाई को लिखना पड़ेगा। अगर पावर में इंटीजर हो रहा होता तो 0 प्लस 2 के पाई कोई सेंस नहीं बनाता, लेकिन अगर आपके पावर में एक रेशनल नंबर है तो ये सेंस बनाएगा। और के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हमको के की मिलने वाली हैं। ठीक है, तो के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमको जेड की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। इतना पॉइंट क्लियर। आप समझिए, आप के की वैल्यू को डालिए 0, कोई दिक्कत की बात नहीं। पावर में 1/3 है, यानी ई की पावर आयोटा जेड की पावर है, समझिए। तो 2k π/3 यानी कि पावर आयोटा 0 यानी कि 1 एक वैल्यू फिर मिल रहा है। जैसे हमको स्क्वायर रूट में 1 वैल्यू मिला रियल वैल्यू, वही वैल्यू यहाँ भी हमको मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब के की वैल्यू को आप 1 डालिए। कितना वैल्यू तक डालेंगे, 0 1 2 तक ही डालना पड़ेगा। क्यों, 3 के बाद फिर से 2 के बाद 3 पे जब जाएंगे आप फिर से रिपीट होने लगेगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 3 ही वैल्यूज डिस्टिंक्ट मिल सकती हैं। के की वैल्यू आप 0 डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए। आप 3 डालेंगे तो आपको रिपीटेशन दिखने लगेगा। के इक्वल्स टू 1 डालिए, क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा, ए की वैल्यू को हम लोग 1 डाल दिए हैं, 2 π/3। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। इसको आप पुट कर, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ 2 π/3 प्लस आयोटा साइन। अभी हम लोग जब कंक्लूड करेंगे तो देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आते हैं वो क्या है। कॉस ऑफ 2 π/3 प्लस आयोटा साइन 2 π/3। इसका मतलब जेड क्या है, कॉस ऑफ 2 π/3 कितना होता है, कॉस ऑफ 120 डिग्री माइनस का 1/2 यानी कॉस ऑफ 90 प्लस 30 माइनस का साइन 30 यानी माइनस का 1/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ 120 यानी साइन ऑफ 90 प्लस 30 यानी माइनस को प्लस का कॉस 30 यानी √3/2 आयोटा √3/2। के की वैल्यू 1 डालने पर हमको ये वैल्यू मिली। अब के की वैल्यू को आप 2 डालिए। देखिए के की वैल्यू आप माइनस में भी डाल सकते हैं, बट माइनस में डालने पे पॉजिटिव वाली वैल्यूज रिपीट होने लगेंगी, इसलिए हम केवल पॉजिटिव को ही देख रहे हैं। पॉजिटिव देखिए, या माइनस भी आप देख सकते हैं, बट माइनस को वैल्यू पुट करेंगे आपको रिपीटेशन दिखने लगेगा, कोई दिक्कत। के को आप 2 पुट कर दिए, क्या मिल गया, 2 4 π/3 ई की पावर आयोटा 4 π/3, कोई दिक्कत नहीं। ओपन कर दीजिए इसको, कॉस ऑफ 4 π/3 प्लस आयोटा साइन 4 π/3, तो जेड क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 4 π/3 कॉस ऑफ पाई प्लस π/3, थर्ड क्वाड्रेंट यानी माइनस का कॉस ऑफ π/3 यानी माइनस का 1/2, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन ऑफ पाई प्लस π/3 यानी कि प्लस माइनस का साइन ऑफ π/3 यानी माइनस का आयोटा √3/2, कोई दिक्कत नहीं। साइन 120 डिग्री है, सॉरी कितना है, कितना है 240 डिग्री है, 240 डिग्री में हमको इसको मिल गया। जेड की वैल्यू 3 वैल्यू हमको मिल गई, क्या 1 -1/2 प्लस आयोटा और √3/2 एंड -1/2 माइनस आयोटा और √3/2, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 3 वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर लिए, डन है नॉर्मल प्रोसीजर से, डी मोवियर थ्योरम से। अब इसका कंक्लूजन देखिए, इसका कंक्लूजन, अच्छा इसका कंक्लूजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी इतना चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, इतना डिस्कशन आपको समझ में आया ना अच्छे से। एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कंक्लूजन नॉट कन्फ्यूजन, ठीक है। जो -1/2 प्लस आयोटा √3/2 आया है ना, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम ही है एक्चुअल, इसको हम लोग बोलते हैं W, और इसको हम लोग बोलते हैं W²। एक्चुअल में इसका स्क्वायर करोगे तो यही मिलेगा। अभी आप यहाँ से भी समझ सकते हो, देखिए ये क्या है की पावर आयोटा 2 π/3, तो इसका स्क्वायर ही तो ये है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो की पावर आयोटा 4 π/3 बनेगा, तो इसका स्क्वायर ये है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप नॉर्मली इसका स्क्वायर करके भी ये प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस का 3/4 माइनस का 2 इंटू -1/2 इंटू आयोटा √3/2, ये आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, सिंपल। तो आपको प्रूफ हो जाएगा ये ओमेगा है, या सॉरी W, ये W²। सिंपली अगर आप इसको W बोलेंगे तो इसको W² बोलना पड़ेगा आपको। कितना पॉइंट क्लियर है। अगर इसको आप W बोलेंगे, इसको आपको W² बोलेंगे, इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे यानी ई की पावर आयोटा 8 π/3, तो एक्चुअल में ई की पावर आयोटा 8 π/3 मतलब क्या है, 2π प्लस 2 π/3। तो अगर 2π प्लस 2 π/3 लिख रहे हैं तो एक्चुअल में फिर से ई की पावर आयोटा 2 π/3 हो जाएगा,
कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप इसको डब्ल्यू बोलेंगे तो ये डब्ल्यू स्क्वायर है, इसको डब्ल्यू बोलेंगे तो ये डब्ल्यू स्क्वायर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो छोटा सा एक डिस्कशन वही कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो कंक्लूजन है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए जेड की वैल्यूज़ हमको मिली हैं 1, एक वैल्यू मिली है हमको डब्ल्यू, दूसरी वैल्यू क्या मिली है डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ पे डब्ल्यू का यूज़ जो -1/2 प्लस आउटर रूट 3/2 है, ये वैल्यू हमारी हमेशा ही यूज़ होने वाली है, ये दोनों वैल्यू डब्ल्यू स्क्वायर और डब्ल्यू। कोई दिक्कत की बात इसमें है क्या? नहीं। ठीक है, इसको आप लोग डब्ल्यू बोलिए या ओमेगा बोलिए, दोनों ही चीज़ें सेम होता है। इसको ओमेगा भी बोलते हैं हम लोग, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ओमेगा में जब डब्ल्यू नॉर्मल बनता है तो ये इस टाइप से डब्ल्यू बनाते हैं, ओमेगा में थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं दोनों इस साइड को ना, कोई दिक्कत नहीं है, उतना नहीं। आप डब्ल्यू बोलिए, डब्ल्यू स्क्वायर ओमेगा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जेड की जो 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं हमको, जेड की वैल्यूज़ मतलब 1/1/3 की वैल्यू है, 1/1/3 को तो जेड माने हैं, वही सॉल्व करके हम लोग निकालें। हमको 3 वैल्यूज़ मिली हैं, एक 1, एक डब्ल्यू, एक ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझिए, दिमाग लगाइए थोड़ा कि अगर ये तीनों इसकी वैल्यूज़ हैं, आपके पास z³ = 1 था, यानी z³ - 1 = 0, ये एक पॉलिनोमियल है। आप इन तीनों रूट का सम भी निकाल सकते हैं, सिंपली इनको ऐड कर सकते हैं। बट थोड़ा देखिए आप किस वे में देखना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। कंक्लूजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए समझिए, आपके पास एक 1 रूट आया, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर आया। अब इन तीनों का सम आप नॉर्मली यहाँ से देख सकते हैं, सिंपली जोड़ दीजिए, ये 1 है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर आप इसको ओमेगा बोलेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर है, इसको ओमेगा बोलेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। बट हम लोग इन जनरल इसको ओमेगा मान के चलते हैं, क्लियर है? इसको हम लोग ओमेगा मान के चलते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर हम लोग नोटेशन है लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जब इनको ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है 1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1/2 -1/2 यानी 0 मिलेगा। तो हमको क्या मिल रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और 1 × ओमेगा स्क्वायर, ये क्या वैल्यू देगा ओमेगा³ और ओमेगा³ की वैल्यू मिलती है 1। आप ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए आपके पास क्या है e⁻0 यानी 1, e⁻2π/3 यानी ओमेगा, e⁻4π/3 यानी ओमेगा स्क्वायर। आप सिंपली 1 ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, नॉर्मली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। एक 1 है, 1 × दिस वैल्यू × दिस वैल्यू, कैसे निकाल सकते हैं इसको? आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो a + b × -b का फॉर्म है, यानी a² यानी 1/4 और माइनस का आयोटा रूट 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि प्लस का 3/4, पहले क्या आया 1/4 प्लस का 3/4 यानी 4/4 यानी कि 1, और 1 × 1 यानी 1। तो 1 × ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 मिलती है। तो हमको क्या मिल रहा है ओमेगा³ की वैल्यू क्या है 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये मिल गया और आपको ये भी मिल गया। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए किस नज़रिए से आप देखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे भी देख सकते हैं। आप सिंपली जो वैल्यूज़ निकाल लिए हैं उनको ऐड कर दीजिए, 0 मिलेगा, उनका मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए 1 मिलेगा। या आप ऐसे नहीं देखना चाहते तो जिस जगह से ओरिजिनेट किए हैं वहाँ से देख लीजिए, वहाँ से भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वहाँ से भी ऐड करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जेड की हमको 3 वैल्यूज़ मिली, ठीक है। इसका मतलब ये z³ - 1 एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की नज़र से देखना थोड़ा ट्राई कीजिए, देखिए क्या है z³ - 1 = 0, ये पॉलिनोमियल है, ये हमको वैल्यूज़ दे रहा है, जेड की वैल्यू 1 दे रहा है और एक ओमेगा दे रहा और एक ओमेगा स्क्वायर दे रहा। और हम लोग को पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर सारे रूट का सम निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं हम लोग? किसी भी पॉलिनोमियल में सारे रूट का सम माइनस का b/a होता है, z³ - 1 यानी z³ प्लस 0 × z² प्लस 0 × z -1 का फॉर्म है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्म तो यही होता है, ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d का फॉर्म होता है।
जेड की पावर 3, जेड की पावर 2 सबका टर्म होना ज़रूरी है। अब जब सबका समेसन कराएंगे यानी 1 प्लस ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखेंगे आप इसको? ये चीज़ आता है माइनस का बी अपॉन ए। हम लोग जानते हैं जो सम ऑफ रूट माइनस का बी अपॉन ए होता है, जहाँ पे बी जो होता है वो जैसे जेड क्यूब है तो जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जेड की पावर 4 होगा तो जेड क्यूब का कोएफिशिएंट बी होगा। जस्ट एक पावर में कम करते हुए उस वाले का कोएफिशिएंट माइनस का बी अपॉन ए यानी जेड क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि बी वैल्यू 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्टली यहाँ से भी बोल सकते हैं। और जो मल्टीप्लिकेशन होता है, देखिए सिंपल सा मैंने समझने का कोशिश कीजिए। जब हम लोग कंक्लूड करेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ यूज करेंगे। आप समेसन अगर करा दीजिए तो ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप दो का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आपको सी अपॉन ए मिलेगा, समझिए। आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किए तो माइनस का बी अपॉन ए मिला। आप 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये चीज़ भी कर सकते हैं। उससे आपको क्या मिलेगा? सी अपॉन ए। इससे क्या मिलेगा आपको? माइनस डी अपॉन ए। और डी क्या है? -1 है, माइनस ऑफ -1 अपॉन में ए क्या है? 1 है, यानी कि 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है? 1 है। आप यहाँ से देख सकते हैं नॉर्मली जो आप 1 की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो निकाले हैं उनका सिंपली एडिशन कर दीजिए या उनका सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपको ये 2 रिजल्ट मिल जाएंगे। दोनों रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तरीका आपके पास था, या ये पॉलिनोमियल का 3 सॉल्यूशन मिल रहा है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इस नज़रिए से भी आप इसको देख सकते हैं, इस नज़रिए से भी आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए। अब दो का मल्टीप्लिकेशन आप कराते तो आपको सी अपॉन ए मिलता। अल्टरनेट हो रहा, देखिए सारे रूट का सम माइनस बी अपॉन ए, दो रूट का प्रोडक्ट सी अपॉन ए, 3 रूट का प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए। ये चीज़ समझ रहे हैं अपना। यहाँ पे जेड की पावर 4 होता तो सारे रूट का सम माइनस बी अपॉन ए, दो रूट का प्रोडक्ट सी अपॉन ए, 3 रूट का प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए, चारों रूट का प्रोडक्ट ई अपॉन ए। इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी पॉलिनोमियल का। तो इससे ही कंपेयर करके हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे जेड क्यूब का कोएफिशिएंट ए, जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 और जेड का कोएफिशिएंट जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, इसी को हम लोग बी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं। बी सी डी, डी यहाँ पे -1 है, पुट कर दिए, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 आ गया। इसी को हम 1 इंटू ओमेगा तो हमको ओमेगा क्यूब की वैल्यू, अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 यहाँ से आया, ये चीज़ समझ में आई आपको कैसे दिख रहा है। आप नॉर्मली सबको एडिशन ऐड करके भी देख सकते हैं, ये नज़रिया भी बिल्कुल सही है। आप एक तरीके से और देख सकते हैं, सिंपल सा समझिए। देखिए आपके पास जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज टू 0 आया था, इसको ही सॉल्व किए थे आप। देखिए इसको ही सॉल्व किए थे, आपको एक वैल्यू मिली है, एक वैल्यू मिली है 1, तो नॉर्मल जेड -1 को सॉल्व करने में मिला था, इसको सॉल्व करने पर हमको 2 वैल्यू मिली। तो ये वैल्यू एक्चुअल में क्या दे रहा? ओमेगा दे रहा और ओमेगा स्क्वायर दे रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, क्या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कराइए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी -1 या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज टू 0, कोई दिक्कत नहीं। और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस बी अपॉन है था तो वो सी अपॉन है यानी 1, यानी ओमेगा क्यूब इज टू 1। तो आप कैसे देख रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे भी देख सकते हैं। यहाँ आप कैसे देखें, इस प्रकार से देखें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। देखिए हम 3 नज़रिए से आपको देखना बताए हैं। देखिए इसके बाद जब हम लोग कंक्लूड करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इसका कंक्लूजन, इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंक्लूजन हम लोग देखेंगे आगे, परेशान मत होइए। सिंपली यहाँ पे समझिए, 3 रूट निकाले। अब इन तीनों रूटों से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस प्रकार से डिस्कशन करें हम लोग। ये तरीका अपना सकते हैं। कौन सा तरीका है? नॉर्मली सबको ऐड कर दीजिए, 0 मिल रहा है, सबका प्रोडक्ट करा दीजिए, 1 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। या एक तरीका आपका और हो सकता है देखने का कि जेड क्यूब -1 इज टू 0, इसी की 3 वैल्यूज आई हैं और ये एक पॉलिनोमियल है, तो सबका समेसन माइनस का बी अपॉन है, दो का प्रोडक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, उससे भी आपको यही रिजल्ट मिल जाता है वापस ही। वो क्या हो जाता है? सी अपॉन है, और तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन है करके हम लोग निकाल ओमेगा क्यूब की वैल्यू मिली। तो ये देखने का एक नज़रिया ये भी हो सकता था, और देखने का थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता था कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 है, जेड इज इक्वल्स टू 1 मिला
z-1 को सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके हमको ये दो वैल्यूज़ मिली, और ये दोनों वैल्यूज़ एक ओमेगा स्क्वायर है। अगर इसको ओमेगा बोलेंगे तो इसको ये ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा बोलेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसकी दो वैल्यूज़ हैं। इन दोनों का समेसन -b/a यानी -1/1 यानी -1। इन दोनों का समेसन अगर -1 है तो 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का प्रोडक्ट c/a यानी ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, c/a यानी 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है ही नहीं। तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे भी देख सकते हैं इस टॉपिक को। इस तरीके से देखें, इस तरीके से देखें या इस तरीके से देखें, तीनों हम डिफरेंट वेज बताएं। एक्चुअल में है तो नहीं, सबका जो बेसिक है वो वही है, हम 3 तरीके से बता इसलिए रहे ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो समझने में, आपका क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होने वाला है, किस प्रकार से इसके जो रूट्स हैं वो लोकेटेड होंगे हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और वो हमको एक कंक्लूजन देगा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होने वाला है। ठीक है, तो उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो उस प्रकार से होगा 360 डिग्री कितने एंगल में डिवाइड हो रहा है ना, उस टाइप का बात हम लोग वहाँ पे करने वाले हैं। इतना पार्ट आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं? सिंपल सा 2 मेथड से आप सॉल्व कर सकते थे, पहला नॉर्मल फैक्टराइजेशन करके, दूसरा डी मोवियर थ्योरम का यूज़ करके, तीसरा हम कंक्लूजन लेके देखेंगे, वही कंक्लूजन आगे काम आने वाला है। पूरा ये मेथड फॉलो नहीं करने वाले, क्योंकि ये एक लिमिट तक आपको आंसर दे पाएगा, उसके बाद ये आंसर नहीं दे पाएगा, ये जवाब दे देगा। अब जेड की पावर 5 = 1 लिखिए, आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे जेड की वैल्यू, 5 वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो मेथड फॉलो करने से अच्छा है हम क्या करें, अपना कंक्लूजन का यूज करें आगे के पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पेंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका कंक्लूजन देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि हम लोग के लिए यूजफुल होंगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।